अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका जीरो प्रिपरेशन है अभी तक, तो अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो होगा क्या, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा क्या और उसके साथ साथ रिवीजन हो पाएगा क्या? पहले आपको फोकस करना है क्लास 12th का, क्योंकि हमें पता है कि क्लास 12th में से 40 मार्क्स का वेटेज है। तो 12th में आप स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स हैं हमारे, रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, फिर KTG है, थर्मो है। थर्मो नहीं कर रहे हो तो फिर ऑसिलेशन कर लो, सुपरपोजिशन कर लो। ये 6 चैप्टर आप लोग का हो गया। ये हाई वेटेज चैप्टर है, इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो जैसे आपने मेंशन किया था कि PYQs करो, यस, तो PYQs कितने मैटर करते? PYQ बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा एनालिसिस करता है, ठीक है, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है मार्केट में जिसमें PYQs आपको मिलेंगे, तो PYQ रिपीट होते हैं। CET एग्जाम में PYQs रिपीट होते हैं। अभी बहुत सारे ना ऐसे तुक्का ट्रिक्स आते, हाँ। जब जैसे एग्जाम पास होते तो तुक्का कैसे मारे, तो ऐसे कोई है क्या तुक्का ट्रिक वगैरह? कितनी भी टीचर्स कुछ भी बोल ले कि ऑप्शन बी करेक्ट होते हैं मैक्सिमम, ऑप्शन सी होते हैं, नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सर अभी 2026 CET के लिए कंपटीशन लेवल कितना बढ़ने वाला है? यस, कंपटीशन तो हाई हो रहा है, हर साल हाई हो रहा है और इस साल भी हाई होने वाला है। तो मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए? अगर बच्चा बोर्ड एग्जाम्स के बाद से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया है तो सबसे पहले उसको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना चाहिए। लास्ट ईयर के एनालिसिस में देखा जाए तो कितना हो सकता है, कि कितना डिफिकल्ट हो सकता है इस साल? सो हाय एवरीवन, वेलकम बॅक टू अनदर न्यू व्हिडिओ. रिसेंटली आपले बोर्ड एक्झाम्स हे आता कंप्लीट झालेत आणि आता मेजॉरिटी ऑफ तुम्ही मुलं CETच्या प्रिपरेशनला आता सुरुवात कराल. काही मुलांनी ऑलरेडी सुरू केलेली असेल, काही मुलं आत्ता बोर्ड एक्झाम नंतर जागे झाली असतील की यार आता आपल्याला CETचं प्रिपरेशन करायचं आहे. आणि CETच्या एक्झाममध्ये मोस्ट डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट मानला जातो तो आहे फिजिक्स. आता फिजिक्ससाठी काय स्ट्रॅटेजी फॉलो केली पाहिजे, आपण कसं प्रिपरेशन केलं पाहिजे, तर त्यासाठी आपल्यासोबत ज्ञान लॅबचे सर म्हणजेच आपले अजय सर आपल्यासोबत जॉईन झालेले आहेत. अजय सर तुम्हाला पूर्ण फिजिक्सबद्दल स्ट्रॅटेजी सांगणार आहेत की नक्की तुम्हाला फिजिक्ससाठी कसं प्रिपरेशन करायचं आहे, काय टिप्स, काय स्ट्रॅटेजी तुम्हाला फॉलो करायचं आहे, हे सगळं तुम्हाला अजय सर सांगणार आहेत. सो हाय सर, हाउ आर यू? हेलो सर, कैसे हो? सब मजे में। सर अभी कैसे है कि बोर्ड एग्जाम खत्म हुए, करेक्ट राइट? अभी CET की एग्जाम अभी आने वाली है, वैसे भी इस बार 2 अटेम्प्ट है. करेक्ट। तो सबसे पहले CET के लिए मतलब क्या डिफरेंस है? बोर्ड एग्जाम तो हो गई, बोर्ड एग्जाम का फिजिक्स होगा, अभी CET के लिए फिजिक्स में क्या डिफरेंस रहेगा और कैसे उसको प्रिपेयर करना है? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन सर। तो ये डाउट बहुत बच्चों का रहता है कि सर सबसे हार्ड सब्जेक्ट हमें लगता है फिजिक्स है। हमारा मैथ्स हो जाता है, बायोलॉजी हो जाता है, केमिस्ट्री भी हो जाता है बहुत बच्चों का, लेकिन फिजिक्स से उनको डर लगता है। तो इसकी कहानी में थोड़ा सा 1 मिनट ज़्यादा लूँगा। ये डर फिजिक्स का इनका स्टार्ट होता है क्लास 8-9 से। 9th में जब बच्चे आते हैं, 10th में आते हैं, तो मेजॉरिटी जो अपना सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट है, उसमें बच्चे थ्योरी करके भी टॉप कर सकते हैं। तो उस टाइम से वो लोग न्यूमेरिकल्स को अवॉइड करना चालू कर देते हैं। तो वही डर बिल्डअप होते 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 11th-12th में भी उनका सेम सीन हो जाता है। और अब बोर्ड्स और CET में जो डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। बोर्ड्स में हम ब्रीफ आंसर लिखते हैं, ब्रीफ डेरिवेशंस लिखते हैं, लेकिन CET में हमें क्या चाहिए, हमें फॉर्मूला आना चाहिए और उसको कैसे रख के फटक से आंसर निकालना है, क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 50 सेकेंड्स है। ठीक है, क्योंकि 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के। तो इसमें बच्चा फंस जाता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम मैनेज बहुत इंपॉर्टेंट है CET एग्जाम में। और एक फॉर्मूला बेस्ड पे हमें फटाक से आंसर निकालना है, तो बच्चा उसमें रीड भी करेगा, ऑप्शन भी देखेगा, फिर सॉल्व भी करेगा। तो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि CET में अगर आप पेपर देखोगे फिजिक्स का, तो उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं ना, 35 to 40 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं और 10 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड आते हैं। और बोर्ड्स में बच्चे थ्योरी रट के जाते हैं, उनको रटने की आदत है, तो रट के वो लोग बोर्ड्स में तो अच्छा लेके आ जाते हैं, लेकिन वो CET में थोड़ा सा फंस जाते हैं। ओके, बट अभी सबसे मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के मन में डर रहता है कि अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका जीरो प्रिपरेशन है अभी तक, तो अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो होगा क्या, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा क्या और उसके साथ साथ रिवीजन हो पाएगा क्या? अगर अभी बोर्ड एग्जाम्स के बाद चालू कर रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम भी फेब एंड तक खत्म हो गया, तो मान लेते हैं कि PCMB वालों का हो गया, ठीक है। जो CSIT वाला है उनका थोड़ा दूर तक जाएगा एग्जाम, लेकिन उनके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अभी एग्जाम खत्म हो गया है, 1-2 दिन का आप रेस्ट लो, सिर्फ 1 या 2 दिन का। तो उसके तीसरे दिन से आपको डबल मेहनत करना पड़ेगा, 8 से 10 घंटा बैठ के आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन कि कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो आंसर यस, कर सकते हो। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड्स के बाद ही पढ़ते हैं। अगर आपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ा है तो CET में आपका 50 से 60% प्रिपरेशन हो गया है। अब आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, आपको वही फॉर्मूला लिस्ट बनाना है चैप्टर का,
एक पेज पे आपका पूरा चैप्टर का फॉर्मूला आ जाना चाहिए और उसके ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन उनको सॉल्व करने होते हैं। एक जो बेसिक एमसीक्यूज होता है, कोई भी आप बुक ले लीजिए, टारगेट पब्लिकेशन का आता है, किसी का भी ले लीजिए आप, ठीक है, हमारे ऐप पे भी हमने फ्री में दिया है, तो आप वो भी देख सकते हो वहाँ पे। और सेकेंड है कि आप PYQ सॉल्व कीजिए। ओके। अगर इतना भी एक बच्चे ने कर लिया तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या मैं 100% कर सकता हूँ क्या कवर? तो मैं इसके लिए मैं ये आंसर देना चाहता हूँ कि पहले आपको फोकस करना है क्लास 12th का, क्योंकि हमें पता है कि क्लास 12th में से 40 मार्क्स का वेटेज है और क्लास 11th में से 10 चैप्टर करोगे तो 10 मार्क्स मिलेगा। तो जो अच्छा स्मार्ट बच्चा होगा वो 16 चैप्टर करके 40 मार्क्स के पीछे जाएगा यस। और 10 चैप्टर करके 10 मार्क्स के पीछे वो नहीं जाएगा। तो पहले मेरा सजेशन यही रहता है स्टूडेंट्स को कि आप पहले 12th का सिलेबस पूरा कवर करो, उसके MCQs PYQ सॉल्व करो, फिर बाद में टाइम बचा तो 11th का करना। ओके। ठीक है, नहीं तो आप 11th का भी हाथ मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 11th में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, जैसे 12th में भी है। तो 12th में आप स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स हैं हमारे, रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फिर KTG है, थर्मो है, तो ये 4 चैप्टर हो गए पार्ट 1 में से। अभी आप लोग बोलोगे कि सर और भी बता दो, तो अगर थर्मो नहीं कर रहे हो तो फिर ऑसिलेशन कर लो, सुपरपोजिशन कर लो। ये 6 चैप्टर आप लोग का हो गया। ये हाई वेटेज चैप्टर है, इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। उसके बाद में पार्ट 2 में आ जाओ, AC सर्किट कर लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करो, क्योंकि क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करोगे आप तो उसमें क्लास 11th भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में सेमीकंडक्टर कर लो, सेमीकंडक्टर में आपको ट्रांजिस्टर और बेसिक लॉजिक गेट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बच्चे अगर करके जाएंगे तो हो सकता है। तो जैसे आपने मेंशन किया था कि PYQs करो, यस, तो PYQs कितने मैटर करते हैं? PYQ बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा एनालिसिस करता है, ठीक है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में जिसमें PYQs आपको मिलेंगे, तो PYQ रिपीट होते हैं। CET एग्जाम में PYQs रिपीट होते हैं, क्योंकि हर साल MST CET वालों को कम से कम 5000 उससे प्लस क्वेश्चंस उनको बनाने पड़ते हैं। Yes. अभी इतना क्वेश्चन तो हम बना नहीं सकते, इस कोई बार भी अटेम्प्ट से। और हाँ, और इस बार तो 2 अटेम्प्ट है, तो मान लो कि 10,000 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो आप बच्चे लोग के पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कि वो PYQs 110% करें। अगर आपके पास दिन बहुत कम है, अगर आप ये वीडियो एग्जाम के 10-15 दिन पहले देख रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि चैप्टर रिवाइज करो, फॉर्मूला रिवाइज करो और सिर्फ PYQs करो। सर सिर्फ PYQs करके अच्छे मार्क्स आएंगे क्या? 50 में से 25, 30, 35 भी आपको आ सकते हैं। और मैं ये भी बता दूं, 50 में से 30, 35 मतलब आपका 95 परसेंटाइल फिजिक्स में बन सकता है। ठीक है, तो ये भी एक बच्चे यूज कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग, मतलब जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स थे, वो भी बोलते थे कि जेई लेवल के अभी क्वेश्चंस आने लगे। तो ये कितनी बात सच है कि जेई के क्वेश्चन सारे CET में? ये सच है, लेकिन इसमें ना एक ट्रिक है। जेई के क्वेश्चन जो आते हैं, डालते हैं जेई के क्वेश्चन नो डाउट, लेकिन CET वालों को भी पता है कि बच्चों को एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उनके पास सिर्फ 1 मिनट है। ठीक है, तो और जेई का क्वेश्चन है ना कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है, उसके लिए 3-4 मिनट देना पड़ता है आराम से। तो है ना CET वाले 1, 2, 3 ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं जहाँ पे बच्चा फंसता है। तो बच्चों को ये भी समझ में आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन उसको छोड़ना है। इसको हम लोग आर्ट ऑफ स्किपिंग बोलते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे हमें छोड़ना है, क्योंकि अगर आप लोग ने क्वेश्चन छोड़ना सीख गए CET में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट है, क्वेश्चन पढ़ा, आया ठीक, नहीं आया नेक्स्ट, ये जितना जल्दी बच्चा सीख जाए उतना उसके लिए अच्छा होगा। और वो 2-3 क्वेश्चन आते हैं वो नहीं करना है आपको। और CET में एक और बेनिफिट है आपका, नो नेगेटिव मार्किंग है, तो टेंशन ही नहीं, जय माता दी करो, ABCD कुछ भी टिक करो, आगे चलो। अभी बहुत सारे ना ऐसे तुक्का ट्रिक्स आते हैं, हाँ, मतलब जैसे एग्जाम पास रहते तो तुक्का कैसे मारे, तो ऐसे कोई है क्या तुक्का ट्रिक वगैरह? एक्चुअली में ये मैंने भी वीडियो बनाया था 4-5 साल पहले, लेकिन उसमें ऐसा कुछ तुक्का ट्रिक नहीं होता। कितनी भी टीचर्स कुछ भी बोल ले कि ऑप्शन B करेक्ट होते हैं मैक्सिमम, ऑप्शन C होते हैं, नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं सच्ची बता दूं तो अगर आप लोग देखोगे तो कभी आपको ऑप्शन C मिलेगा, कभी B मिलेगा, कभी A मिलेगा, कभी D मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको है ना कुछ ट्रिक्स होती है, जैसे एलिमिनेशन मेथड होता है। एलिमिनेशन मेथड में हम ऑप्शंस कम कर लेते हैं, स्टार्टिंग में देख के हमें पता चल जाता है कि ये ऑप्शंस हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे KBC में आता है ना 50-50 वाला, कि 2 ऑप्शन उड़ा दो, 2 बचे, तो उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स होते हैं, ऐसे तुक्का स्ट्रेटेजी नहीं होता है कि सिर्फ A आंसर होगा, सिर्फ B होगा, सिर्फ C होगा, ऐसा नहीं होता है। तो मैं बोलूँगा जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं हमारे, जो 95 परसेंटाइल लेके आने वाले, वो शायद ये वीडियो देखते भी नहीं है। जो नीचे वाले बच्चे अपने 50, 60, 70 वाले, या फिर एक दिन पहले वाले बच्चे जो है, सर अभी एक दिन पहले, 1 घंटे पहले 90 परसेंटाइल कैसे लेके आओ, वो बच्चे ये ट्रिक देखते हैं। अच्छा, तो सर अभी 2026 CET के लिए कंपटीशन लेवल कितना बढ़ने वाला है? यस, कंपटीशन तो हाई हो रहा है, हर साल हाई हो रहा है, और इस साल भी हाई होने वाला है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो अच्छा पढ़ रहे हैं
कंपटीशन बढ़ने वाला है, श्योर है, क्योंकि जेई वाले बच्चे भी सीईटी का एग्जाम देते हैं। अब उनको पता चल गया कि सीईटी में भी 2 अटेम्प्ट है, तो 110% जेई वाले बच्चे भी सीईटी का एग्जाम में आएंगे, और फिर जो सिर्फ सीईटी के लिए पढ़ रहा है उसको डबल मेहनत करना पड़ेगा। मतलब डिफिकल्टी लेवल तो अभी इस साल बढ़ रहा है। डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी। तो अगर लास्ट ईयर के एनालिसिस में देखा जाए तो कितना हो सकता है, कि कितना डिफिकल्ट हो सकता है इस साल? आप पकड़ के चलो कि 10 to 20% डिफिकल्ट पेपर्स होगा ही होगा। क्यों डिफिकल्ट करना पड़ेगा इनको? क्योंकि बच्चे स्कोर कर रहे हैं, आउट ऑफ भी स्कोर आ रहा है, 100% बहुत बच्चों का आ रहा है। तो टीचर्स को या फिर एमएससी सीटी वालों को थोड़ा क्वेश्चन लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो एकदम स्मार्ट बच्चे हैं उनका 100 आए, जो थोड़े कम है फिर उनका 99.99 आए। तो थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये श्योर है। अभी टाइम बहुत लिमिटेड है अगर देखा जाए तो, क्योंकि सीईटी का प्रिपरेशन बहुत स्टूडेंट्स बहुत पहले से स्टार्ट कर रहे हैं और ट्यूशन्स वगैरह भी बहुत पहले से स्टार्ट हो जाते हैं। बट अगर अभी से सीईटी का प्रिपरेशन करने लगे तो उसके लिए कुछ टिप्स वगैरह आप देना चाहोगे? तो टिप्स यही है, ठीक है, बुक खोलो सबसे पहली बात, और आपको कोई दूसरी बुक नहीं लेनी है। जो हमारी महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक है वो यूज़ करनी है आपको। एक एक चैप्टर रिवाइज करो, उसके फॉर्मूला शीट बनाओ। फिजिक्स का मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्मूला बाय हार्ट होना चाहिए, और बच्चों को फॉर्मूला तो याद होता है, V = IR अगर हम बोलेंगे ओम्स लॉ, Yes. तो उसमें अगर बच्चे को पूछ लो कि V क्या है, I क्या है, R क्या है, तो आधे बच्चे तो बता ही नहीं पाते। तो ये प्रॉब्लम है, उनको एक एक टर्म का मतलब भी बताना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ये नहीं दिया होगा कि V की वैल्यू ये है, I की ये है, तो उनको थ्योरी में दिया होता है। तो एक एक वर्ड का मतलब उनको बताना चाहिए, फॉर्मूला बताना चाहिए, और उनको फिर MCQ सॉल्व करने हैं। अगर अब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 1 महीना है हमारे पास, तो भी आप आराम से 50-50 MCQ सॉल्व कीजिए प्लस PYQ सॉल्व कीजिए। ओके। अगर ये कर रहा है बच्चा तो 110% उसका स्कोर अच्छा आएगा। और इसमें से कितने थ्योरी क्वेश्चंस करने चाहिए और कितने न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करने चाहिए सीईटी के प्रिपरेशन के लिए? सीईटी के प्रिपरेशन के लिए आपको 99% न्यूमेरिकल क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस कम आते हैं। ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं। अगर आप लोग पेपर उठा के देख लो किसी भी शिफ्ट का, तो आपको दिखेगा कि न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आ रहे, थ्योरी कम आ रहे हैं। कम आ रहे नहीं बोल रहा हूँ मैं, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, 80% न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे और 20% थ्योरी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको थ्योरी, तो आप लोग जब रिवाइज करोगे तो आपका थ्योरी हो जाएगा। मेन जो वेटेज है, जो चंक है सबसे बड़ा, वो हमारा न्यूमेरिकल का है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी सीईटी 2026 के लिए ओनली फिजिक्स, अगर किसी का फिजिक्स को प्रिपेयर करना है किसी को, तो फिजिक्स के लिए डेली कितना आवर्स देना चाहिए या फिर वीकली ऐसे क्या प्लान होना चाहिए? तो इसके लिए अभी आपका ब्रेक खत्म हो गया है, तो सबसे पहले आपको डेली 2 से 3 घंटा आपको देना है सिर्फ फिजिक्स के लिए। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री, और लास्ट में जो आपका आता है मैथ्स और बायोलॉजी, उसको आपको थोड़ा और ज़्यादा टाइम देना है। क्यों? क्योंकि मैथ्स भी 100 मार्क्स का होता है और बायोलॉजी भी 100 मार्क्स का होता है। तो सबसे ज़्यादा टाइम मैथ्स या बायोलॉजी को देना है, और उससे कम टाइम 2 से 3 घंटा आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए देना है। अब बच्चे इसमें ही पागल हो जाते हैं, सर 3 घंटा फिजिक्स, 3 घंटा केमिस्ट्री, फिर 3-4 घंटा हमारे पास बायोलॉजी और मैथ्स। भाई देना पड़ेगा, अभी लास्ट के 30 दिन बचे हुए हैं, 30-45 दिन बचे हुए हैं। अभी इसमें अगर आप 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाई नहीं कर सकते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और जो बच्चा अभी कर लेगा, 10-12 घंटा पढ़ाई कर लेगा, उसका 110% अच्छा मार्क्स आएगा। क्योंकि हमारे पास पहले भी ऐसे स्टूडेंट्स मिलने आए हैं जिन्होंने सिर्फ लास्ट में पढ़ाई की है और उनका स्कोर आया है। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक मेरा स्टूडेंट था प्रसाद नाम का, जो अभी गवर्नमेंट कॉलेज में है। उनको बोर्ड्स में 53% थे, 53। ओके। लेकिन उनका सीईटी में 99.97 परसेंटाइल आया था, 99.7 समथिंग था, प्लस 99 आ गया। 45-60 डेज में उसने पढ़ाई किया था, लेकिन उन्होंने 14 आवर्स डेली पढ़ाई करता था। तो जो 3 घंटा मैंने आपको बोला फिजिक्स के लिए देना, तो 3 घंटे में 1 घंटे में आपका रिवाइज हो जाना चाहिए, फॉर्मूला शीट बन जानी चाहिए आधे घंटे में, और फिर बाकी का जो टाइम है 1 घंटा 1.5 आवर्स, उसमें आपको सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, MCQ सॉल्व करना है। अभी आपके ऑफलाइन क्लासेस भी है, करेक्ट। तो ऐसी कोई ट्रिक है जो आपने ऑफलाइन क्लास में बताई है बट ऑनलाइन कभी रिवील नहीं की? ऐसे तो बहुत ट्रिक्स, वो तो हम जब लेक्चर लेते हैं तो अब तभी याद आ जाती है, तो तभी हम लोग बता देते हैं। ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। देखो मैं ये बोलूँगा ना, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, कि सर कुछ तो ऐसा बता दो कि कुछ तो आ जाए 5-10 मार्क्स, तो उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि आप लोग है ना हाई वेटेज चैप्टर्स ले लो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपको फिजिक्स के पहले 3 चैप्टर ले लो, आपने उनको 4-5 बार पढ़ लिया होगा, रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल और थर्मो, KTG। फिर उसके बाद में और इजी चैप्टर्स ले लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले लीजिए, ठीक है, AC सर्किट ले लीजिए। फिर उसके बाद में EMI चैप्टर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, और लास्ट में सेमीकंडक्टर है। ये चैप्टर्स भी अगर बच्चे करते हैं तो भी उनको बहुत अच्छा मार्क्स मिल सकता है, बहुत अच्छा। तो अभी लिमिटेड टाइम में सीईटी के प्रिपरेशन के लिए कितने न्यू टॉपिक्स करने चाहिए और कितना रिवीजन पे फोकस करना चाहिए? अब ये भी डिपेंड करता है कि बच्चा ये वीडियो कब देख रहा है।
अगर आप बोर्ड्स के जस्ट बाद ये वीडियो देख रहे हो और अभी आपके पास 45 डेज बचा हुआ है, तो आप नए टॉपिक्स को भी अभी थोड़ा थोड़ा हाथ लगा सकते हो। अगर हम जीरो से कर रहे हो तो आप सब पढ़ना चालू कर दो, लेकिन आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो तो रिवाइज करते करते दिन में एक एक टॉपिक आप एडिशनल कर सकते हो। लेकिन अगर ये वीडियो बच्चा अभी 15 दिन पहले देख रहा है कि अभी मेरा 15 दिन बाद एग्जाम है या फिर 5 दिन बाद है, तो उनको तो एक ही सजेशन है कि आप बिल्कुल नया टॉपिक को हाथ मत लगाओ, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो और मॉक टेस्ट दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए? मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आना चाहिए कि आप कब से मॉक टेस्ट दे रहे हो। ओके। अगर बच्चा बोर्ड एग्जाम्स के बाद से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया है तो सबसे पहले उसको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो उसका चैप्टर जब वो पढ़ रहा है, एमसीक्यू सॉल्व कर रहा है, और जब वो मॉक टेस्ट देगा तो उसको पता चल जाएगा कि उसका कौन सा टॉपिक वीक है चैप्टर के अंदर का, तो वो उसको इम्प्रूव कर सकता है। ऐसे उसको पहले चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद में उसको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। फुल लेंथ मतलब सीधे 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, जिसमें पूरा सिलेबस है। ओके। तो उसका टाइम मैनेजमेंट उसको पता चल जाएगा, क्योंकि सीडी के लिए Correct. मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वही 200 क्वेश्चन या फिर 150 क्वेश्चन हम बच्चों को दे दे और बोले कि आपके पास नो टाइम लिमिट है, 5 घंटे में सॉल्व करो, अगर कोई अच्छा बच्चा होगा ना तो वो 200 में से 200 लेके आएगा। अच्छा। लेकिन वही अगर उसको प्रेशर बोलते हैं ना, 3 घंटे में प्रेशर बहुत आता है, तो अंडर प्रेशर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो प्रैक्टिस करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अभी ऑफलाइन भी स्टूडेंट से कनेक्टेड हो, करेक्ट। ऐसे क्या मिस्टेक है कि बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं जो कि उनको नहीं करने चाहिए सीडी के प्रिपरेशन में? सीईटी की प्रिपरेशन में वो लोग है ना, सबसे पहले बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इधर से ये देख लिया, इधर से ये देख लिया, इस सर ने ये बोला है, उस सर ने ये बोला है। तो मैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि एक ही टीचर को आप पकड़ो, ठीक है, और उनसे ही पूरा A to Z आप सीखो। जैसे आपको देखो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, हमें चैप्टर उठाना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद उसका फॉर्मूला शीट है तो ठीक, नहीं है तो बना लो, और उसके बाद में एमसीक्यू सॉल्व करो। ये 3 स्टेप है। रिवाइज दी चैप्टर, कहाँ से रिवीजन करेंगे सर हम? किसी का वन शॉट देख लो आप, या तो आप पूरा टेक्स्ट बुक रीड कर लो और उसमें से आप फॉर्मूला शीट बना लो। उसके बाद में आप एमसीक्यू सॉल्व करो। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक्स उठा सकते हो। तो अगर इसके प्रिपरेशन के लिए आपके कोई बैचेस है? हाँ, हमारा जो ऐप है, ज्ञान लैब ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो बायोलॉजी के लिए जो अंजलि मैम बैच लॉन्च करते हैं, इस बार भी हमारे पास जो क्रैश कोर्स है हमारा, ठीक है, जो बायोलॉजी सबसे फेमस क्रैश कोर्स जो है वरदान बैच 3.0, ओके। तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें आपका पूरा बायोलॉजी क्लास 12 क्लास 11 कवर हो जाएगा। अच्छा। और उसमें आपको एमसीक्यूज भी, मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। और हम लोग ने मॉक टेस्ट 3000 प्लस क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट दिए, और वो सिर्फ मॉक टेस्ट में पीवाईक्यूज है। 2023 के क्वेश्चन से 24 के और 25 के हैं, और 2025 के 1000 क्वेश्चन हमने फ्री में पीवाईक्यूज दिए हैं। अरे वाह। जो बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकता है। अच्छा। तो वो बच्चे, कुछ बच्चे बेनिफिट ले रहे हैं, कुछ बच्चे जो उनको पता ही नहीं है, तो आप लोग शेयर कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। अभी लास्ट में ऐसा क्या सजेशन आप स्टूडेंट को देना चाहोगे? मैं एक ही सजेशन दूंगा कि ज़्यादा स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस मत देखिए, ठीक है, 1 देखो 2 देखो बस। उसके बाद में आपको ज़्यादा तुक्का वाला स्ट्रैटेजी नहीं देखना है। आप ये देख सकते हो कि कौन से इंपॉर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर है, वो वाली वीडियो आप एक देख लो, मार्किंग कर लो, खत्म। उसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ वन शॉट्स कर लो। आप वन शॉट्स कर लोगे तो आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, और उसके बाद में आप एमसीक्यू सॉल्व करो। अगर एमसीक्यू सॉल्व नहीं होते हैं तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने एमसीक्यूज की वीडियोस भी डाले हैं, तो आप उनकी वीडियोस जाके देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है। क्योंकि क्वेश्चन एक बार पढ़ना सीख गए ना आप, तो 50% तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। करेक्ट। फिर उसके बाद में फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो, वो बात की बात है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको एमसीक्यू जम ही नहीं रहा है, तो आप जो बाकी के टीचर्स हैं जिन्होंने एमसीक्यूज डाले हैं पहले, उनके आप जाके वीडियोस देखो कि वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने एमसीक्यूज डाले हैं, पीवाईक्यूज सॉल्व करके डाले हैं, तो आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आपने गाइडेंस दिया। एंड आई होप आप सभी लोगों को ये पूरा मतलब पॉडकास्ट जो है, जो आपको ये वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। और प्रिपरेशन के लिए, फिजिक्स के लिए स्पेशली, क्योंकि फिजिक्स बहुत लोग डरते हैं, ऑप्शन में डालते हैं फिजिक्स कि फिजिक्स में मैं प्रिपेयर मतलब ऑप्शन में रखूंगा केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, या फिर केमिस्ट्री या बायोलॉजी में करूंगा। तो फिजिक्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, आई होप ये आपको पता चल गया रहेगा। और आई नो बायोलॉजी के लिए भी आप वेट करते रहोगे, क्योंकि ज्ञान लैब इज इनकम्प्लीट विदाउट बायोलॉजी अंजलि मैम। तो यस, अंजलि मैम को भी हम लेके आएंगे हमारे पॉडकास्ट पे, वो वीडियो जल्द ही रिलीज होगी। बट अभी ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी बताना। एंड ऑल्सो कुछ आपको फिजिक्स के प्रिपरेशन के लिए लेक्चर्स वगैरह चाहिए रहेंगे तो आप ज्ञान लैब ये यूट्यूब चैनल आप चेक कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।
सो गाईज दॅट्स इट फॉर व्हिडिओ. कशी वाटली तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. भेटा मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय, सी या अँड बघू.